हेलो ऑल ऑफ़ यू। तो अभी हम इस वीडियो में हम अपने प्रीवियस ईयर के यूजीसी नेट कॉमर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 तक हम अपनी पहले वाली वीडियोस में कर चुकी हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 इज विच ऑफ द फ्लोइंग आर इंक्लूडेड इन इंटरनेशनल लिक्विडिटी। इंटरनेशनल लिक्विडिटी में कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हाँ जी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल इंटरनेशनल लिक्विडिटी का एक फैक्टर है। गोल्ड रिजर्व भी एक फैक्टर है। सेकेंड ऑप्शन बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ द वेरियस कंट्रीज, राइट। ये तीनों ही हमारे इंटरनेशनल लिक्विडिटी के फैक्टर है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ आंसर हो जाता है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस फॉरेन करेंसीज हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक, जो भी सेंट्रल बैंक के पास कोई फॉरेन की करेंसीज पड़ी है, जो भी बोरोइंग कैपेसिटी है फ्रॉम आईएमएफ से, कंट्रीज़ की बोरोइंग कैपेसिटी आईएमएफ से कितनी है और वेरियस कंट्रीज से कितनी है, ये दोनों भी इंक्लूड होती हैं। एंड बोरोइंग कैपिटल फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी मार्केट, ये भी फैक्टर है। तो यहाँ जो हमें ऑप्शन गिवन थे ये तीनों तो फैक्टर हैं, बट इसके अलावा अगर नेक्स्ट टाइम इनमें से कोई ऑप्शन आ जाते हैं तो फिर ये भी इनके फैक्टर्स इंटरनेशनल लिक्विडिटी में इंक्लूड होंगे, राइट। तो अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37 इज गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट। हमें असर्शन और रीजनिंग की दो स्टेटमेंट्स गिवन है। फर्स्ट है ट्रेनिंग एड इज एनकरेजिंग एंड अचीविंग सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ट्रेनिंग एड से हमें सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंस हम अचीव कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो रीज़न देखते हैं क्या है। इट हेल्प अ पर्सन हैंडल स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन एंड कन्फ्लिक्ट। हाँ जी, तो ये कह रहे हैं कि इट हेल्प्स अ पर्सन हैंडल स्ट्रेस। इससे पर्सन स्ट्रेस को हैंडल कर सकता है, टेंशन हैंडल कर सकता है, फ्रस्ट्रेशन और कन्फ्लिक्ट को हैंडल कर सकता है। तो कर तो सकता है, लेकिन कैसे कर सकते हैं इन्होंने एजर्शन को एक्सप्लेन नहीं करा है यहाँ पे। तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू तो हैं, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आर इज़ नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर A1 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 जो है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें यहाँ गिवन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर ऑन टर्मिनेशन ऑफ जॉब। कह रहे हैं कि एम्प्लॉई को जॉब से टर्मिनेट होने के बाद जो भी कॉम्पेंसेशन मिलता है उसको हम क्या इंक्लूड करेंगे। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो उसको हम क्या जो भी कॉम्पेंसेशन मिल रहा है उसको हम क्या मानेंगे, वो होता है हमारा प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, क्योंकि सैलरी की जगह अब हमें क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। और सेकंड है पेंशन रिसीव्ड बाय द विडो ऑफ एन एम्प्लॉय, क्योंकि देखो विडो को पेंशन रिसीव्ड हो रही है एम्प्लॉय से, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं बन रहा है ये, तो ये इनकम हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चली जाएगी। नेक्स्ट है फॉरेन अलाउंस फॉर रेंडरिंग सर्विसेज अब्रॉड। जो भी फॉरेन अलाउंसेज होते हैं वो सारे फुली एग्जाम्प्ट होते हैं टैक्स से। नेक्स्ट है चिल्ड्रन होटल अलाउंस, ये टैक्सेबल होता है बट कुछ हद तक एग्जाम्प्ट होता है। तो इसको हम करेंगे एग्जाम्पशन अप टू स्पेसिफाइड लिमिट, कुछ लिमिट तक इसको हम एग्जाम्प्ट कर देते हैं। तो इससे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट मैच हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 इज एडवर्टाइजिंग मेथड इन विच अ कॉमर्शियल इज ब्रॉडकास्ट साइमल्टेनियसली ऑन सेवरल रेडियो स्टेशन और टेलीविजन चैनल इज नॉन एज। ये क्वेश्चन बहुत बार यूजीसी नेट के कॉमर्स के और मैनेजमेंट के पेपर में आया हुआ है। तो एडवर्टाइजिंग मेथड हमें बताना है जो साइमल्टेनियसली कुछ बहुत सारे स्टेशन पर एक ही टाइम पर चल रहा हो, तो वो क्या होगा, वो होता है रोड ब्लॉक, ऑप्शन नंबर 1। ओके, सेकंड है रोड साइड। रोड साइड में हम कई बार आते जाते हैं, हम देखते हैं ना जो रोड साइड पर जो बोर्ड्स लगे होते हैं, तो वो होती है अटेंशन को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेंसिफाइड कैंपेन। इसमें क्या है, कैंपेन इसमें है टाइम जो है कम लगता है और मैक्सिमम मास मीडिया तक, मास पीपल तक ये चीज़ क्या हो जाती है, हमारी एडवर्टाइजमेंट हो जाती है। नेक्स्ट है एक्सेसिव ड्राइव। ओके, तो आप देख लीजिएगा एडवर्टाइजिंग मेथड जिसमें ये होगा ब्रॉडकास्ट साइमल्टेनियस इन वेरियस चैनल, तो उसका आंसर रोड ब्लॉक हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें यहाँ पर गिवन है। लिस्ट 1 में कहता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवरसीज एम्ड एट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चर बाय द फर्म इन द होम कंट्री, सॉरी नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय द फर्म इन द होम कंट्री। कुछ हम ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ओवरसीज जो हम होम कंट्री पे ऐसा कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, तो इस टाइप की जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट
FDI, राइट। तो इसको हम यहाँ से मैच कर देंगे। सेकंड ऑप्शन है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन ए फॉरेन कंट्री एम टू सेल द आउटपुट। जब भी हम आउटपुट को सेल करने की बात करेंगे तो ये होता है एक स्टेप आगे हम जा रहे हैं, क्योंकि आउटपुट की बात कर रहे हैं तो फॉरवर्ड वर्टिकल FDI। और जब हम प्रोवाइड इनपुट्स करेंगे, इनपुट्स मतलब रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, एक स्टेप पीछे जा रहे हैं, तो इसमें हमारा हो जाएगा बैकवर्ड, राइट। आउटपुट में क्या हो जाएगा हमारा, ये फॉरवर्ड स्टेप है, इनपुट प्रोवाइड करवा रहे हैं तो हम एक स्टेप पीछे जा रहे हैं, यानी बैकवर्ड वर्टिकल FDI हो जाएगी। नेक्स्ट है फॉरेन फर्म्स इन्वेस्टिंग ओवरसीज एंड टेकिंग कंट्रोल ओवर फॉरेन एसेट्स। बाहर इन्वेस्टमेंट भी हो रही है और साथ साथ फॉरेन एसेट्स पे हमारा कंट्रोल भी हो रहा है, तो इस टाइप की FDI को हम बोलेंगे इनवर्ड FDI। तो आप इसको फर्स्ट वाले ऑप्शन से मैच कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन पे हमारा है इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी हमें गिवन है और हमें आगे गुड्स के साथ उन्हें मैच करना है। तो देखिए इनकम इलास्टिसिटी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इनकम इलास्टिसिटी जो होती है वो इन्फीरियर गुड और सुपीरियर गुड से रिलेटेड होएगी, और जो क्रॉस इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं यहाँ, क्रॉस इलास्टिसिटी हमारी होती है रिलेटेड गुड्स की। तो रिलेटेड गुड्स भी आगे दो टाइप की हो जाती हैं, फर्स्ट इज़ कॉम्पिटिटिव गुड्स और सेकेंड इज़ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो इससे हमारे ये तो दो ऑप्शंस क्लियर हो जाएंगे कि इनकम वालों को इन्फीरियर या सुपीरियर से मैच करेंगे, और क्रॉस इलास्टिसिटी है तो यानी रिलेटेड गुड्स जो कि कॉम्पिटिटिव और कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर लेस देन यूनिटी की इनकम इलास्टिसिटी, लेस देन यूनिटी की जो बात हो रही है वो हमारा सुपीरियर गुड से मैच हो जाएगा, और इनकम इलास्टिसिटी लेस देन जीरो से जो बात हो रही है वो हमारा लेस देन जीरो है, तो ये हमारा इन्फीरियर गुड्स के साथ मैच हो जाएगा, राइट। आप क्रॉस इलास्टिसिटी पे मूव कर रहे हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी अगर लेस देन यूनिटी है तो हमारा हो जाएगा इसका आंसर कॉम्पिटिटिव गुड्स, और लेस देन जीरो है तो यह हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ ये मैच हो जाएगा। तो आप अकॉर्डिंगली ऑप्शन में मैच कर दीजिएगा। Question number 42. Which one of the following modes is not an example of direct and database marketing communication? कह रही है कि इनमें से कौन सा डायरेक्ट और डेटाबेस मार्केटिंग कम्युनिकेशन का डायरेक्ट मेथड नहीं है। ओके, तो फर्स्ट है मेलिंग तो हम डायरेक्ट करते हैं, राइट। जिसको भी हम सेंड कर रहे हैं तो हमारा डायरेक्ट रिलेशन होगा, डायरेक्ट मार्केटिंग हो रही है यहाँ पर मेलिंग में। सेकंड ऑप्शन है कैटलॉग डायरेक्ट एंड डाटाबेस मार्केटिंग का डायरेक्ट एक कम्युनिकेशन मेथड नहीं है, ठीक है। तो यही ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने नोट पूछा है। उसके बाद आता है टेली मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो ये दोनों ही हमारे डायरेक्ट मेथड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीवन बेनिफिट व्हेन द फोकस इज ऑन कॉमन इंटरेस्ट एंड प्रमोशन ऑफ हार्मनी। कह रहे हैं कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, एवरीवन बेनिफिट की बात कर रहे हैं और कॉमन इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, राइट। तो हमारे को कौन सी अप्रोच फॉलो करनी चाहिए इंडस्ट्रियल रिलेशन में, तो हमें यूनिटरी अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि यूनिटरी अप्रोच नाम से ही क्लियर है कि सब यूनाइट होकर सब एक एज ए टीम काम कर रहे हैं, राइट। तो कॉपरेशन के साथ काम हो रहा है, सब कुछ कॉमन गोल के साथ काम हो रहा है। और प्लूरिस्टिक अप्रोच जो होती है, यहाँ क्या होता है, यहाँ कन्फ्लिक्ट होती है तो वो रिसोल्व होती है कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू, और कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए यहाँ पर जो यूनियन होता है उसकी रिक्वायरमेंट स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ओके, यूनिटरी अप्रोच में क्योंकि सबका यूनिटरी है, कॉमन इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर हमें यूनियन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बट प्लूरिस्टिक अप्रोच में क्योंकि कलेक्टिव बार्गेनिंग के साथ कन्फ्लिक्ट सॉल्व हो रही है, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग नीड हो जाएगी यूनियन की। यानी यहाँ लिखा है, अगर आप लोगों को रीड करना हो तो आप रीड कर सकते हैं। मैं ये रिमूव कर देती हूँ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 हैज़ बीन प्रमोटेड बाय विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट। तो इसका ऑप्शन जो है यूजीसी नेट वालों ने इसका आंसर हमें प्रोवाइड करवा रखा है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर, जस्ट अ मिनट, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि इसका ऑप्शन नेट वालों ने क्या प्रोवाइड करवा रखा है। ऑप्शन 1, 2 एंड 4, फर्स्ट 2 एंड 4, ठीक है। तो बट आप देख लीजिएगा, इसमें थोड़ी सी डाउटफुल सी है ये स्टेटमेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू, अगर एनटीए नेट देखते हैं तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में कौन से prompted by which combination of the following development, तो एडोप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि 1949 टू 1950 के बीच में हुआ था। सेकेंड ऑप्शन उन्होंने कहा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, एंड द लास्ट वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड फॉर इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर। तो आप प्लीज़ ये थोड़ा सा देख लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45। तो मैंने यहाँ लिखा है प्रोवाइडेड बाय NTA-NET, दैट इज़ ऑप्शन सेकंड, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो प्लीज़ ये आप थोड़ा कंफर्म करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए था एक्चुअली। नेक्स्ट है बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय RBI विद इफेक्ट फ्रॉम। तो ये कब आई थी? ये आई थी हमारी 1995 में, राइट। 1995 कौन सी आई थी? बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम। RBI ने ये इंट्रोड्यूस करी थी। कभी ये भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि ये स्कीम किसके द्वारा आई गई है, तो इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय RBI, राइट।